हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग देखने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट के। बहुत दिन से मैंने इसको रोक के रखा था, बट कुछ ज़्यादा ही डिमांड आने लगी कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए सर। तो मैंने सोचा जो है बना ही देता हूँ, बच्चे कुछ ज़्यादा ही डिमांड करते। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट संडे में लाइव आऊँगा और बताऊँगा कुछ बातें, कुछ ट्रिक्स। तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट संडे में अगर मैं लाइव आया तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा और ज़रूर आइएगा देखने। बताऊँगा पूरी बात की तैयारी कैसे करनी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम हो रही हो कि सर आप इंग्लिश में लिख के बता रहे हैं, हिंदी में नहीं बता रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे ना तो हर चीज़ को मैंने हिंदी में भी बता के रखा है। जब मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसके मीनिंग हिंदी में बताता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसको कृपया लिख लिया करिए, ठीक है। सुन के ही लिख लीजिए यार क्वेश्चन को, कोई दिक्कत थोड़े है। मुझे कोई दुश्मनी भी नहीं है आपसे। आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछेंगे कि सर इसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस क्यों दिए हैं, आगे अभी आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे के रखा है। 10 क्वेश्चन का स्पेस, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये वीडियो का नाम ही रखा है सुपर 30 क्वेश्चंस, तो 10 क्वेश्चंस मैं न्यूमेरिकल्स में दूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में दूंगा नेक्स्ट संडे को, और नेक्स्ट संडे में मैं लाइव आऊँगा, उसमें न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा बेटा कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो कैसे करें, ठीक है। बहुत लेट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट संडे में लाइव आके ज़रूर बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करें। अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। जो भी ये 27-28 दिन आपके पास बच रहे हैं, 8 मई से एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चंस मैंने 10 क्वेश्चंस नियर अबाउट मैंने यहाँ रखे हैं जो सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिर्फ पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो मैंने पार्टनरशिप के पोर्शन से जो भी आपका सिलेबस है, जो कि मैं सिलेबस की वीडियो बना के रखा हूँ, आप देख लीजिएगा। जितना भी आपका सिलेबस है उससे मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस निकाले हैं थ्योरी के। ये 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है थ्योरी के पोर्शन पार्टनरशिप में अच्छी खासी पकड़ आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख। और प्रोविजंस, क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या नियम लागू होते हैं जब अनुपस्थिति होती है और जब उपस्थिति होती है किसकी? संलेख की। एक फर्म में साझेदारी में जब एक संलेख उपस्थित होता है तब कौन कौन से नियम लगते हैं, और जब अनुपस्थित होता है तब कौन कौन से नियम होते हैं, ठीक है। अगर इसका सवाल बने तो क्या बनेगा? प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ और प्रेजेंस ऑफ डीड, साझेदारी संलेख की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में किए जाने वाले प्रावधान, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, मीनिंग ऑफ गुडविल, ख्याति का अर्थ क्या है, ख्याति से क्या आशय है, और ख्याति का प्रश्न कब उत्पन्न होता है? ख्याति का प्रश्न कब उत्पन्न होता है? व्हेन क्वेश्चन ऑफ गुडविल अराइजेस, व्हेन क्वेश्चन ऑफ गुडविल अराइजेस। और एक बात और, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन सी ऐसी चीजें, कौन से ऐसे घटक हैं जो ख्याति को प्रभावित करते हैं, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? P&L एप्रोप्रिएशन लाभ हानि नियोजन खाता
का अर्थ, लाभ हानि नियोजन खाते का अर्थ और उनमें आने वाले तत्व, लाभ हानि नियोजन खाते में कौन कौन सी बातें आती हैं वो बताना है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ इट, मीनिंग एंड रीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट की मीनिंग क्या होती है, रिटायरमेंट का अर्थ क्या होता है, अवकाश ग्रहण का अर्थ क्या होता है, और कौन कौन से ऐसी अवस्थाएं होती हैं, कारण होते हैं जिस टाइम रिटायरमेंट एक पार्टनर लेता है, उसके कारण बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का अर्थ, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं बतानी है, उसकी विशेषताएं बतानी है, साझेदारी की विशेषताएं, साझेदारी के गुण, मतलब कौन कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। राइट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ न्यू पार्टनर इन ए फर्म। जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है, जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं, राइट्स, क्या अधिकार होते हैं, और उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। प्रभाव पड़ता है लाभ हानि में लाभ हानि अनुपात बदलना पड़ता है, नया लाभ हानि अनुपात बनता है, प्रॉफिट उससे उस हिस्से में नहीं बढ़ती, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने की वजह से प्रॉफिट बदल जाती है लोगों की, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाते का अर्थ, पुनर्मूल्यांकन खाते का अर्थ और पुनर्मूल्यांकन खाते में आने वाले तत्व, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या क्या लिखा जाता है या क्या क्या उसके अंतर्गत आता है। अच्छा, अगला देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात का अर्थ बताना है। व्हाट डू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अच्छा, देखना है, अगला देखिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट पेएबल टू ए रिटायरिंग पार्टनर। देखिए, जब एक पार्टनर एक फर्म छोड़कर रिटायर होकर जा रहा है तो वो अपना पैसा लेकर जाएगा, जो भी फर्म में उसका पैसा होगा वो पैसा लेकर जाएगा। तो कौन कौन सा पैसा वो लेकर जाएगा उसकी कैलकुलेशन करनी है। जब एक पुराना साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है उस टाइम उसको मिलने वाली धनराशि की गणना करनी है। ठीक है, मीनिंग एंड नीड ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का अर्थ क्या होता है, जब एक नए साझेदार के प्रवेश होता है उसका क्या अर्थ होता है, और क्यों जरूरत पड़ती है जब किसी नए पार्टनर को प्रवेश दिया जाता है, क्यों ऐसी जरूरत पड़ती। ठीक है, तो ये कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश ऐसे था तो मैंने क्लियर करके बता दिया। अगर आप हिंदी से हो तो सुन के लिख लीजिएगा। अच्छा, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, अगला क्वेश्चन है हम लोग का। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन खत्म हो गया, बाकी कंपनी और एनपीओ और डेप्रिसिएशन से जितने भी थ्योरी बन सकते थे मैंने यहाँ दे दिए हैं। ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। मीनिंग अर्थ क्या होता है, शेयर का अंश का अर्थ बताना है और कितने प्रकार के अंश होते हैं। और शॉर्ट नोट लिख ली है, टिप्पणी लिखनी है किस पे, पहला संचित पूंजी पर, किस पर, संचित पूंजी पर। आरक्षित पूंजी भी बोलते, क्या बोलते हैं, आरक्षित पूंजी। आरक्षित पूंजी पर टिप्पणी लिखना है, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस पर विवरण होता है, क्या होता है, पर विवरण, पर विवरण का अर्थ बताना है। बोनस, बोनस शेयर्स, बोनस का अर्थ बताना है बेटा। फॉर फीचर, हरण,
अंशों का हरण का अर्थ बताना है। रीइशू, रीइशू मतलब पुनर्निर्गमन, पुनर्निर्गमन का अर्थ बताना है। और DRR CRR पूंजी शोधन संचय, ऋणपत्र शोधन संचय। डिबेंचर मतलब होता है ऋणपत्र, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ऋणपत्र शोधन संचय, ऋणपत्र शोधन संचय। और ये होता है पूंजी शोधन संचय, पूंजी शोधन संचय, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। एक होता है हिडन रिजर्व, गुप्त संचय, क्या बोलते हैं, हिडन रिजर्व, गुप्त संचय। और आखिरी नोट के बारे में मैंने बोला है कंटिंजेंट लायबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक दायित्व। क्या बोलते हैं, आकस्मिक दायित्व। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। ऋणपत्र का अर्थ बताना है और कितने प्रकार के ऋणपत्र होते हैं। अगला देखिए, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हरास, हरास का अर्थ बताइए और हरास क्यों लगाया जाता है, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन, किसका, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अर्थ बताना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का अर्थ बताना है, मतलब इनकम है आय व्यय खाता, और शोधन प्राप्ति शोधन खाता, प्राप्ति शोधन खाते का अर्थ बताना है। और उस दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। मैंने अक्सर देखा है आय व्यय खाता जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, और लाभ हानि खाता, लाभ हानि खाते के बीच में अंतर पूछता है, मतलब P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और P&L अकाउंट के बीच में डिफरेंस पूछता है अक्सर, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स। अंश और स्कंद में क्या अंतर है, अंश और स्कंद में क्या अंतर है। मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मीनिंग न्यूनतम अभिदान बोलते हैं हिंदी में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान, ठीक है। कह रहा है न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिबेंचर, भैया डिबेंचर की पेमेंट कितने तरह से की जाती है, मैं अभी बता दे रहा हूं 4 तरह से की जाती है, ठीक है। वो देख लीजिएगा एक बार। फॉर्मेट, 2 चीज का फॉर्मेट याद करना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो कंपनी का है, दोनों कंपनी की ही बात कर रहा है, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ P&L और कंपनी के बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद करने हैं आपको, फॉर्मेट। और ये याद रखिए मीनिंग ऑफ NPO या NTO, गैर व्यावसायिक संस्था का अर्थ, गैर व्यावसायिक संस्था का अर्थ या गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ, NPO या NTO, ठीक है। अब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है तो सभी को शेयर करिए बेटा, ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सपोर्ट करिए यार, मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है कम से कम लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए, गुड लक।